नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं उसके भाग 36 को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो भाग 36 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आज का इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बंगाल का जो शोक है किस नदी को हम कहते हैं, तो दामोदर नदी को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन है यह कब किया गया था, तो 1951 में जो है पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था तथा इसी पहले संशोधन के तहत ही 9वीं जो अनुसूची है यह जोड़ी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जब पहला संशोधन हमारे भारतीय संविधान में किया गया था 1951 में, तो इसी संशोधन के तहत ही जो 9वीं अनुसूची थी यह जोड़ी गई थी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के दौरान करो या मरो का जो नारा है किसने दिया था। तो भारत की आज़ादी के दौरान जो करो या मरो का नारा था यह दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था यह नारा, तो यह जो नारा है यह दिया था किस आंदोलन के दौरान, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तथा यह जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई तरंग है तो उसकी आवृत्ति अगर बढ़ जाती है तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य वह घट जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वह घट जाएगी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार है यह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो राइट आंसर आपका जो आएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। वहीं लुई पास्चर के द्वारा किण्वन का आविष्कार किया था। किसका, जो किण्वन विधि है इसका आविष्कार जो है लुई पास्चर ने किया था। और जोनास साल्क के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो पोलियो के टीके का। किसका, तो पोलियो के टीके का जो आविष्कार है वह जोनास साल्क ने किया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरुणा आसफ अली का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अरुणा आसफ अली का संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। इस आंदोलन के दौरान जो अरुणा आसफ अली थी यह भूमिगत जो गतिविधियां थी उनमें इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आप याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत गतिविधियां चल रही थी बड़े जोरों पे, इसमें इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो इनका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। तथा भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है 9 अगस्त 1942 को हुई थी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। वहीं अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत जिस दिन हुई थी 1 अगस्त के दिन, उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी, आपको याद रखना है। तथा असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको एक कांड पता होगा, चौरी चौरा हत्याकांड। तो यह जो चौरी चौरा हत्याकांड था यह हुआ था 5, आपको तो डेट याद रखनी, 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तो इसी हत्याकांड के चलते जो है महात्मा गांधी ने ठीक इसके एक हफ्ते बाद यानी कि 12 फरवरी के दिन जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है यह 12 मार्च 1930 को हुई थी। 12 मार्च 1930 को हुई थी। तथा 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है यह की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको याद रखना। तथा महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। तथा 12 मार्च को यह आंदोलन शुरू हुआ था। तथा महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल के दिन जो है नमक कानून को तोड़ दिया था। तो इसे भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई तथा 6 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को तोड़ दिया गया था। तो चारों जो आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह आपको बताना है।
तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला इनमें से पहला उपग्रह था, सफलतम जो था वो था लूना 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूना 10। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों के अध्ययन को कहा जाता है पैलियोटोलॉजी। पैलियोटोलॉजी का मतलब क्या हो गया? जीवाश्म विज्ञान। तो इसी के अंतर्गत जो है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों या अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेषों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैलियोटोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, प्रोटोजोआ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। तो आप इसे याद रखिएगा। एशिया पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे आपको मिलेगा अफ्रीका, तीसरे पे आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका, चौथे पे आपको मिलेगा साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पे है। उसके बाद पाँचवें पे आपको मिलेगा आपको अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, और छठवें पे आपको मिलेगा यूरोप, और सातवें नंबर पर सबसे छोटा महाद्वीप आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है भारोत्तोलन से, यानी कि वेट लिफ्टिंग से, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा मंगल ग्रह का नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, एक फोबोस है और एक डिमोस है। तो आपको पहले आपको यह याद रखना है कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं कौन कौन से? तो पहला हो गया फोबोस और दूसरा हो गया डिमोस। तो अब आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए, और जो आपका सी है यानी कि गैनीमीड और जो टाइटन है ये मंगल ग्रह के चंद्रमा नहीं है, बाकी फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के चंद्रमा है। तो अब गैनीमीड किस ग्रह का चंद्रमा है? तो जो गैनीमीड है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा यह बृहस्पति का है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह बृहस्पति का चंद्रमा है जो कि सबसे बड़ा है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा जो उपग्रह माना जाता है वह गैनीमीड है तथा यह बृहस्पति ग्रह का। वहीं टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन आपको उपग्रह मिलेगा किसका? तो आप याद रखिएगा, जो टाइटन उपग्रह है यह मिलेगा शनि का। किसका? तो शनि का जो उपग्रह है उसको कहते हैं टाइटन। तो आपको इसे आप याद रखना है। तथा चंद्रमा फोबोस और डिमोस 2 किसके हैं? तो ये मंगल ग्रह के हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो थर्मोस्कोप का जो आविष्कारक है यह माना जाता है गैलीली को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो जो वास्को डी गामा था यह भारत आया था 1498 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा। तथा यह पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का था? तो पुर्तगाल का यात्री था वास्को डी गामा। यह भारत आया था 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं। आपको बताना है, धमनियाँ रक्त वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। तो धमनियाँ जो रक्त का वहन करती हैं यह भरी होती हैं ऑक्सीजन से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन ए। भारत का कार्यकारी प्रमुख, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कार्यकारी प्रमुख कौन होता है हमारे देश का? तो हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य होता है? तो हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य होता है? आँख की फोकल दूरी को बदलना, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। हमारी आँख में लेंस का कार्य होता है आँख की फोकल दूरी को बदलना। अगला प्रश्न है, एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? तो एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें 2 गैस प्रमुख होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किसे मार्स गैस कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मार्स गैस के नाम से किसको जाना जाता है? तो मीथेन को। तो मीथेन को जो है मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। साइप्रस की राजधानी आपको बतानी है। तो साइप्रस की राजधानी हो जाएगी निकोसिया। हरारे किसकी राजधानी है? तो हरारे राजधानी मिलेगी आपको जिम्बाब्वे की। और दमाकस किसकी राजधानी है? तो सीरिया की जो राजधानी है उसको हम दमाकस कहते हैं। तथा बर्न किसकी राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है उसको बर्न कहते हैं। तो चारों राजधानी आपको याद रखना है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, हरारे किसकी राजधानी? तो जिम्बाब्वे की है, दमाकस किसकी राजधानी है? तो सीरिया की है, और बर्न किसकी राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की है। अगला प्रश्न है, बौद्ध गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध कार्ला है
किस राज्य में आपको मिलेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बौद्ध गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध कार्ला है ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है बौद्ध गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध है कार्ला यह। तो आप इसे याद रखिए कि जो कार्ला है यह महाराष्ट्र में मिलेगा तथा यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? डेट आपको एग्जैक्ट डेट बतानी है। तो बंगाल का जो विभाजन है कर्जन के द्वारा किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को जो है कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, 16 अक्टूबर 1905। अब हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। तो करंट अफेयर्स का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खिदमत और हिम्मत लाल व नीले रंग का झंडा किस यूनियन टेरेटरी या राज्य से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खिदमत और हिम्मत लाल व नीले रंग का जो झंडा है यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख से संबंधित है यह खिदमत और हिम्मत लाल व नीले रंग का झंडा। तो आप इसे याद रखिएगा। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे राधा कृष्ण माथुर जो थे ये पहले उपराज्यपाल बनाए गए हैं लद्दाख के। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धर्मा गार्डियन, संयुन मैत्री और सहयोग कैंजिंग ये सभी जो युद्ध अभ्यास हैं भारत और किस देश के मध्य किए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो धर्मा गार्डियन, सिन्यून मैत्री और सहयोग कैजिंग ये सभी जो युद्ध अभ्यास हैं भारत और जापान के मध्य किए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत और जापान के मध्य, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, धर्मा गार्डियन, सिन्यून मैत्री और सहयोग कैजिंग ये सभी जो युद्ध अभ्यास हैं भारत और जापान के मध्य किए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मारिया शारापोवा किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये कहाँ की हैं? तो ये रूस की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं तथा इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो इसे आप याद रखिएगा, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है तथा ये रूस की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, 39वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है यह कहाँ पे किया जाएगा? तो जो 39वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा मेघालय में। तो आप इसे याद रखिएगा, मेघालय में जो है 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा 2022 में कब? तो 2022 में। मेघालय के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो कानराड संगमा कौन है? तो कानराड संगमा जो है ये वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड जिसका नाम है FRSH इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड जो है FRHS इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सलमान खान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सलमान खान। इसके साथ सलमान खान भारत पे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, भारत पे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण महासागर में आए उष्णकटिबंधीय जो तूफान था तो हाल ही में दक्षिण महासागर में जो उष्णकटिबंधीय तूफान आया था जिसका नाम था मंगा, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो मंगा तूफान का जो नामकरण था यह किया था इंडोनेशिया ने। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक और तूफान आया था हाल ही में अम्फान, इसका नामकरण किसने किया था? तो अम्फान तूफान का जो नामकरण था यह किया गया था थाईलैंड के द्वारा। और एक तूफान और आया था जिसका नाम था निसर्ग। तो निसर्ग तूफान का जो नामकरण था यह किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। तो इन तीनों तूफानों के बारे में आपको याद रखना है। मंगा तूफान का जो नामकरण था यह किया गया था इंडोनेशिया के द्वारा, अम्फान तूफान का नामकरण किया गया था थाईलैंड के द्वारा और बांग्लादेश के द्वारा जो है तूफान का नामकरण किया गया तो उसका नाम था निसर्ग। तो तीनों तूफान आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, मार्क एस्पर किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो मार्क एस्पर किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो ये रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के। तो आप इसे याद रखिएगा, मार्क एस्पर जो है अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रेम नायर किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो प्रेम नायर जो है यह किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो नाइजीरिया में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइजीरिया में जो है प्रेम नायर भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। तो आप इसे याद रखिए, नाइजीरिया नहीं नाइजर हो गया यहाँ पे, नाइजीरिया नहीं नाइजर। तो किस देश में? तो नाइजर देश में जो है ये बनाए गए हैं भारत के राजदूत, इनका नाम है प्रेम नायर। तो आप इसे याद रखिएगा, नाइजर यहाँ पे होगा, नाइजर देश में जो है ये राजदूत बनाए गए हैं भारत के, इनका नाम है प्रेम नायर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो RRB NTPC की टेस्ट सीरीज है उसके भाग 36 को हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।